ओके चलिए, लास्ट क्वेश्चन में कुछ एरर की वजह से मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था, देख लेते हैं, एक बार रिपीट करते फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, आर वॉज वर्किंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड कॉशन, suddenly the head of the X flew and killed a man standing nearby. Which one of the following is correct legal position in this case? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका, एक्सीडेंट का जो सेक्शन है उसका ही इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। तो आर जो है वो एक्स से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, पूरे केयर और कॉशन के साथ काम कर रहा है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है। केयर एंड कॉशन को ये भी बोल सकते हैं कि गुड फेथ में वो अपना काम कर रहा था। कुल्हाड़ी का सर उछल के जाता है, किसी व्यक्ति को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो आर ने कौन सा अपराध किया है, ये आपका डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है। आर वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, ये एक्सीडेंट वाला सेक्शन जो है आईपीसी का 80 उसमें जाके पढ़ेंगे आप, तो आपको ये इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। करेक्ट आंसर ये होगा इसका। Then, except in case of sexual offenses, the consent of a child would be a valid consent in the eyes of the law when the child is above. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपने सारे सेक्शंस पढ़े होंगे तो आप इसको कैच कर पाएंगे। सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी जो था वो कंसेंट की बात कर रहा था। चाइल्ड के कंसेंट की जो एज होगी वो क्या होगी, अदर देन सेक्सुअल ऑफेंसेस कंसेंट की बात कर रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे 12 इयर्स ऑफ एज, डायरेक्टली बेयर एक्ट का क्वेश्चन पुट किया है। यहाँ पे कुछ भी समझाने की समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सेक्शन को पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेक्शन 90 जब आप पढ़ेंगे कंसेंट वाला, वहाँ पे चाइल्ड की एज बताई गई है कंसेंट के लिए 12 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो एक्सेप्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस चाइल्ड इज अबव वाला जो एज पूछ रहा है वो कितनी होगी, 12 इयर्स ऑफ एज। देन नेक्स्ट, K is in a house which is on fire with 3-month-old baby. People below hold out a blanket. K drops the baby from the housetop, knowing it well that the fall may kill the baby. His intention was not to kill, but in good faith and for the benefit of the baby. Unfortunately, the baby dies by the fall. Which one of the following is the correct legal position in this case? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बैक टू बैक क्वेश्चंस, एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहा है ये। जैसे मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड के 2 क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए, ठीक है। कंसेंट वाला जो सेक्शंस आप जब पढ़ेंगे, जनरल एक्सेप्शन में जो सेक्शंस पढ़ेंगे, तो अभी पहला क्वेश्चन कंसेंट का सेक्शन 90 का था, ये भी उसी तरह की बात कर रहा है कि जनरल एक्सेप्शन में जब आप नेसेसिटी के लिए या किसी को बचाने के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं, गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं और कुछ गलत हो भी जाता है तो वहाँ पे अपराध नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि के है, उसने क्योंकि घर में आग लग गई है तो 3 महीने के बच्चे को बचाने के लिए उसको क्या किया, उसने नीचे फेंका, ब्लैंकेट में फेंका। नीचे लोग ब्लैंकेट पकड़ के खड़े हैं और वो 3 महीने के बच्चे को नीचे फेंक रहा है। उसका आशय एकमात्र उस बच्चे को बचाने का है, वो एक्ट गुड फेथ में कर रहा है, उसका कोई इविल इंटेंशन नहीं है। बट यहाँ पे नॉलेज है उसे कि बच्चे की जान भी जा सकती है, ऑल दो नॉलेज है, बट यहाँ पे नेसेसिटी की बात आ गई है, बच्चे को बचाने की बात आ गई है, बच्चे के बेनिफिट के लिए वो एक्ट कर रहा है और ऐसे में उसने बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डेथ हो गई। तो यहाँ पे लीगल पोजीशन क्या होगा, K would be guilty of culpable homicide of 3rd degree, K would be guilty of causing death by rashness, K would be guilty of causing accidental death due to negligence, एंड के वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। 4 आपके सामने 4 ऑप्शन है। बोल रहा है कि होमिसाइड के लिए लाइबल होगा, कॉजिंग डेथ बाय रैशनेस के लिए लाइबल होगा, कॉजिंग एक्सीडेंटल डेथ के लिए लाइबल होगा और किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, के वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। क्यों गिल्टी नहीं होगा किसी भी ऑफेंस का, क्योंकि उसका इविल इंटेंशन नहीं था, वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था और बच्चे को बचाने के लिए कर रहा था। ये है ना बेनिफिट ऑफ दी बेबी, बेनिफिट में बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, कोई इविल इंटेंशन नहीं है। और अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन का बचाव मिलेगा, ठीक है। Then,
Normally, a warrant of arrest issued by a court under the Code of Criminal Procedure remains in force until, ठीक है, आमतौर पे अगर कोई वारंट जारी किया गया है क्रिमिनल कोड में, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो वो कितने समय तक या कब तक के लिए इन फोर्स में रहेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इन फोर्स अंटिल it is cancelled by a court of superior jurisdiction, it is cancelled by the court which issued it, is cancelled by any court और expires। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वारंट जारी किया गया है तो वो कब तक फोर्स में मतलब कब तक फोर्स में रहेगा, ठीक है। तो जब तक कि सुपीरियर जुरिस्डिक्शन का कोर्ट उसे कैंसिल ना कर दे, नहीं, गलत है, ठीक है। जब तक वही कोर्ट जिसने उस वारंट को इशू किया है वो उसे कैंसिल ना कर दे, सही है। जब तक, ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि एनी कोर्ट सुपीरियर कोर्ट ऐसा सही नहीं है। वही कोर्ट करती है वारंट को कैंसिल जिसने इशू किया है, या फिर वो वारंट एग्जीक्यूट हो गया। दो ही कंडीशन में वारंट जो है वो क्या होगा, एक्सपायर होता है, या मतलब इन फोर्स में नहीं रहेगा। दो कंडीशंस क्या है, या तो पहली कंडीशन जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है वही कोर्ट इशूइंग कोर्ट है, ठीक है। तो जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है वही कोर्ट उसको कैंसिल कर देती है, या फिर जिस चीज़ के लिए वो वारंट जारी किया गया था वो एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब जिसको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया गया था वो एग्जीक्यूशन हो गया, उस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया, तो वारंट का आप कोई मतलब नहीं है, वारंट जो है वो सीज कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वारंट इन फोर्स में रहेगा जब तक कि या तो इशूइंग कोर्ट कैंसिल ना कर दे या वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो सुपीरियर कोर्ट या एनी कोर्ट की पावर नहीं है, और एक्सपायर वाला शब्द यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, बी वाला आंसर होगा। देन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्रिमिनल कोड कहाँ पे है आपका, कॉन्करेंट लिस्ट में है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। Then 113 question, under the provisions of the Code of Criminal Procedure, पुलिस रिपोर्ट मीन्स, पुलिस रिपोर्ट क्या है, सीआरपीसी के अंडर पुलिस रिपोर्ट कहाँ पे है, तो ये तो एफआईआर है, ठीक है। और ये भी उसके आगे इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन जब भेजी जाती है, 172 भी प्रोसीडिंग मेंटेन करने की रिपोर्ट होती है। आपको पता है, कह सकते हैं चार्जशीट की बात कर रहा है ये, तो आपका सेक्शन कौन सा होगा, 173(2) के तहत जो भेजा जाता है उसी को आप क्या बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। देन सेक्शन 2WA of the Code of Criminal Procedure defines victim as a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes। तो आपको अब ये कुछ आधे से ज़्यादा तो ये इन्फॉर्मेशन खुद ही दे रहे हैं कि विक्टिम कहाँ पे है, 2WA में डेफिनेशन में बताया गया है। विक्टिम कौन है, वो व्यक्ति है जिसको कोई हानि हुई है, ठीक है, सब बता दिया इन्होंने। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि विक्टिम शब्द में और कौन आता है, इंक्लूड वाला, तो आप सेक्शन जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन में ही बताया है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिलेटिव ऑफ द विक्टिम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन स्पाउस ऑफ द विक्टिम, तीसरा ऑप्शन गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम, एंड चौथा ऑप्शन एनीवन ऑथराइज्ड बाय द विक्टिम टू एक्ट ऑन हिज और हर बिहाफ। आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस आंसर से, ठीक है, क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कुछ कोर्ट में कोई कंप्लेन करनी है, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है, कोई और रेमेडी लेनी है, और कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा है तो उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज्ड पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये शब्दशः आंसर मांग रहा है आपसे, तो 2WA की जो डेफिनेशन है उसके एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे बताया गया है कि विक्टिम इंक्लूड्स गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम, ठीक है। तो आपका आंसर यही होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल एड टू अक्यूज्ड at state's expense in certain cases is available under which one of the following section of the Code of Criminal Procedure। डायरेक्ट सेक्शन पूछा हुआ है, सेक्शन याद करना पड़ेगा आपको, सेक्शन 304 करेक्ट आंसर है, जहां पे लीगल एड प्रोवाइड करने की बात की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
A is tried for murder of B, which one of the following is not relevant fact? ठीक है, A को ट्राई किया जा रहा है B के मर्डर के लिए, तो कौन सी बात सुसंगत नहीं है, कौन सी बात रिलेवेंट नहीं है? A ने, पहला ऑप्शन, A had murdered X and B was aware of that, कि A ने किसी X नाम के व्यक्ति को मारा था और B को इस बात की जानकारी थी। खतरा है ना A को, ठीक है, बिल्कुल रिलेवेंट है। B वॉज अ ड्रग एडिक्ट, जिसको A ने मारा है वो ड्रग एडिक्ट था, तो A यहाँ पे राम तो है नहीं कि रावण का वध कर रहा है, तो ये सुसंगत होगा नहीं ना। A को ऐसी कोई ड्यूटी तो दी नहीं गई है यहाँ पे उद्धार करने के लिए। C, B हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम A। अब B क्या कर रहा है, ऊपर वाली बात से रिलेट करके अगर आप देखो तो बी को ये मालूम है कि एक्स ने क्या किया, ए ने क्या किया है, एक्स का मर्डर किया है, और बी क्या करना चाह रहा है, ए से पैसे निकलवाना चाह रहा है, एक्सटॉर्ट कर रहा है। मतलब उसको चाहे ये वाली बात ले लो, चाहे कोई भी बात ले लो, लेकिन बी क्या कर रहा है, ए से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक अच्छा रीजन है बी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। And then B had threatened A that he would disclose the information known to him regarding the murder of X। देखिए ये यहीं से सब रिलेट होके आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि B ये बात जानता था कि A ने X का मर्डर किया है, और B इसी बात की धमकी देता था बार बार A को कि मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तुमने X को मारा है। तो ये भी बात जो है वो ए को चुभ सकती है और ए बी की हत्या कर सकता है। तो सब चीज़ रिलेवेंट है, लेकिन बी ड्रग एडिक्ट था, इसका ए का बी के मारने से कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, ड्रग एडिक्ट रहो, जो कर पीना खाना है खाओ भाई, क्या मतलब है, ठीक है।